नमस्कार। ठंड की ऋतु शुरू हो गई है तो ठंड के साथ साथ जुड़ा हुआ एक आहार यानी कि ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखा मेवा, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे कि सूखा मेवा का आरोग्य की दृष्टि से क्या महत्व है और कौन से सूखे मेवे को किस प्रकार से खाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सूखे मेवा का विज्ञान। सबसे पहले सूखा मेवा भारत में सालों से नहीं अपितु युगों से खाया जाता है। यद्यपि बाहर के देशों में भी सूखा मेवा अफगान से लेकर ईरान तक सभी जगह पर होता है, पर अपितु खाने का जो सही तरीका है वो भारत के अलावा और किसी के पास नहीं है और आयुर्वेद के अलावा और किसी सिस्टम या पद्धति के पास ये ज्ञान है ही नहीं। इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि से हम आज सूखे मेवे के बारे में बताएंगे कि आज लोग सूखा मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स खा तो रहे हैं, बहुत मात्रा में खा रहे हैं, किंतु उसका सही उपयोग यानी कि उसके सही मायने में जो लाभ है वो उसको नहीं मिल रहे क्योंकि वो सही तरह से खा नहीं रहे हैं। सही चीज खाने से भी महत्व रहता है सही तरीके से खाना। तो ये आप आज जानेंगे कि सही तरीका कौन सा है ड्राई फ्रूट्स खाने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राई फ्रूट्स में प्रसिद्ध जो वस्तुएं है वो है बादाम और काजू। तो सबसे पहले हम बादाम की बात करते हैं। बादाम इतनी प्रसिद्ध भारत में है कि ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा कोई खाया जाता है यदि मेवा तो वो है बादाम। अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, मध्यम वर्ग भी खाता है। बादाम कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग अवश्य ही ठंड के ऋतु में खाते हैं, लेकिन कोई कोई लोग तो उसको मुट्ठी भर खा लेते हैं। कोई कोई लोग उसको चने की तरह या तो फिर नमकीन की तरह खा लेते हैं, गरम करके चना मीठा लगा करके नमकीन बना करके खा लेते हैं। तो एक बात आप याद रखिए कि आयुर्वेद की दृष्टि से बादाम नरम करके खानी चाहिए, गरम करके नहीं। नरम करके यानी क्या? बादाम कठिन है, कठिन होने के कारण उसके जो परमाणु होते हैं उसका जो एक प्रक्रिया होती है भंग होने की, पचने की, वो थोड़ी विलक्षण होती है। इसके लिए उसको नरम करने से स्निग्धता हो जाती है और उसके कारण आसानी से चबा भी सकते हैं और आसानी से पच भी जाती है। तो इसलिए पहला तो ये नियम है बादाम के लिए कि उसको नरम करके खाए, गरम करके नहीं। यानी कि उसको हल्दी मीठा चटनी लगाकर नमकीन की तरह न खाए, उसको नरम करके खाए। नरम करना यानी क्या? रात को भिगो देना है, सुबह उठकर एक बादाम या दो बादाम छिलके उतार कर फिर बराबर चबा कर खानी है और उसके बाद जो भी आप पीते हैं, दूध, काढ़ा या कुछ भी, तो उसको आपको पीना है। लेकिन याद रखिए बादाम को चबा चबा कर वो भी नरम करके यानी कि पानी में रात को भिगोकर सुबह छिलके उतार कर वही बादाम को खाना है। अब कितनी खानी है? तो मात्रा आ गई आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद कोई भी बात करता है तो आगे पीछे देखे बिना नहीं करता है। तो यहाँ पर मात्रा की भी बहुत बड़ा साइंस है, मात्रा का। अमृत जैसी चीज भी आप मात्रा में नहीं लेंगे जहर बन जाएगी, और कभी कभी मात्रा में लिया हुआ जहर अमृत बन जाता है। तो यहाँ पर मात्रा का विज्ञान है। मात्रा ऐसी है कि बादाम भारी होने के कारण दो से ज्यादा नहीं खानी है, पहला नियम। बच्चा है तो एक ही बादाम दे, बड़े है तो दो खाए। दूसरा, पर्याप्त शारीरिक श्रम करे जो जब आप बादाम खा रहे हो, यानी कि एक्सरसाइज करे, दौड़ या फिर चलने का व्यायाम करे या फिर कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करे श्रम के रूप में, ताकि बादाम पचने के लिए जो शारीरिक जो श्रम चाहिए वो श्रम हो सके। और जो लोग बिल्कुल श्रम नहीं करते हैं वो लोग बिल्कुल बादाम न खाए। वो लोग मुट्ठी भर के खाते हैं, चने की तरह खाते हैं, तो वो बादाम पचने में भारी हो जाती है और अजीर्ण करती है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से उन लोगों को बादाम नहीं खानी चाहिए जो लोग बिल्कुल श्रम नहीं करते हैं। जो लोग पर्याप्त श्रम करते हैं, या तो फिर बादाम खाना है तो थोड़ा बहुत श्रम करना रखे, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना या छोटे मोटे काम श्रम से अपना काम करना। ऐसे ही यदि आपको शारीरिक श्रम है तब आप बड़े दो बादाम, और छोटा यदि बच्चा है तो एक बादाम, उससे ज्यादा नहीं। बहुत बादाम खाने से बहुत लाभ होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मात्रा का ध्यान रखना है। तो ये बादाम की बात हो गई जो आम जनता अभी खा रही है। नंबर 2 का मेवा है काजू। काजू भी सब लोग जानते हैं, इसके लिए इसका परिचय के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सीधे ही काजू की मात्रा पर आऊंगा। काजू भी
काजू का एक विशेष ऐसा होता है कि वो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन है और काजू का प्रोटीन इतना विलक्षण है कि उससे यूरिक एसिड नहीं बनता है, यानी कि अधिक लेने पर भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, अजीर्ण नहीं होता है। बाकी जैसे सोया वगैरह लेते हैं तो उसका प्रोटीन पचने में भारी हो जाता है, तो उससे यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये आयुर्वेद का विज्ञान आप जाने कि आयुर्वेद में प्रोटीन भी किस तरह से पचता है, सबके प्रोटीन एक तरह के नहीं है और उसका क्या महत्व है वो भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो काजू एक, जिसको ताकत चाहिए, जो लोग युवा है या जो लोग श्रम कर रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो काजू अवश्य खाए, उनको काजू खाना चाहिए। बल्य है, काजू वृष्य है, तो काजू ये सभी गुण वाला है, यानी कि वो शरीर को शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन अच्छी मात्रा में होने के कारण बच्चों में ग्रोथ में भी सहायक होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि कामवर्धन का भी गुण एक काजू में है। तो जो बड़े बच्चे हैं उसमें एक काम की वृद्धि भी कर सकता है, ये एक माइनस यानी कि एक मर्यादा काजू की है। नंबर 2 पर उसमें ऐसा गुण पाया गया है कि जो नसें होती है उसको फुलाने का एक गुण है। तो जिसको पाइल से या फिर फिस्टुला है या फिर भगंदर जैसे कोई रोग है तो वो रोगियों को काजू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो नसें यदि फूलेगी तो ब्लीडिंग शुरू होगा। आपको लगेगा काजू गर्म पड़ा इसके लिए ब्लीडिंग हुआ, लेकिन गर्म ठंडे की यहाँ कोई बात नहीं है। वो नसें जो फूल गई तो उनकी नसें फूली हुई होती है तो ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे रोगियों को काजू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। काजू में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होने के कारण जिसको प्रोटीन की आवश्यकता है उसको काजू अवश्य खाना चाहिए, या ऐसा काजू जो भारी न पड़े इसके साथ दूसरे वस्तुओं के साथ मिलाकर आयुर्वेद की परंपरा में एक प्रोटीन पाउडर आया है जिसमें सत्तू काजू वगैरह है, वो भी पाउडर बहुत सारी संस्थाएं बनाती है, हमारी संस्था भी बनाती है, तो उसके स्थान पर आप ये भी ले सकते हैं जो मिक्स होता है प्रोटीन का पाउडर, जिसमें चना सत्तू जैसे पदार्थों के साथ काजू का मिश्रण किया जाता है। तो ये काजू प्रोटीन के लिए सबसे श्रेष्ठ ऑप्शन है, लेकिन सावधानी इतनी है मात्रा में खाना है। 2 या 3 काजू खा सकते हैं, बड़े छोटे हैं तो 2 काजू पर्याप्त है, मतलब बच्चा है तो 2 काजू पर्याप्त है, उससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उसको भी चबा चबा कर खाना चाहिए। बादाम में पद्धति थी उसको भिगोकर, काजू में ऐसी जरूरत नहीं है, अभी तो उसको चबा चबा कर खाने की खास जरूरत है। नंबर 3 पर आता है खजूर। खजूर ऐसे तो भारत में भी होता है, बाहर भी होता है। तो खजूर को घी के साथ खाना चाहिए। पहले उसके सीड्स होते हैं वो निकाल देने चाहिए, फिर घी के साथ थोड़ा गर्म करके उसके बाद 2, 3 या 5 आपकी अग्नि के अनुसार उसको खाना चाहिए। आप याद रखिए, खजूर को अग्नि के अनुसार खाना है, मन आए उतना नहीं खाना है, पेट भरकर भी नहीं खाना है। वो खुराक नहीं है, रोटी सब्जी दाल नहीं है कि आप पेट भर के खा सके, बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है कि सूखा मेवा पेट भर के नहीं खाना है क्योंकि भारी होता है पचने में, उसमें खजूर भी है। दूसरा, उसको यदि थोड़ी इमली के साथ थोड़ा का उसका मिश्रण करके लेंगे तो भी अच्छा है, उसका साथ बनता है। खास घी के साथ उसको लीजिए, घी के साथ थोड़ा भून कर उसको फिर चबा चबा कर देंगे और उसके बाद थोड़ा दूध या जो भी आप काढ़ा लेते हो पिएंगे तो पर्याप्त लाभ मिल सकता है। घी के साथ उसको लेना बहुत जरूरी है खजूर को, और खास करके जिसको अग्निमांद्य है यानी कि भूख नहीं लगती है वो लोग खजूर का सेवन न करें। क्यों? क्योंकि उसको अग्निमांद्य बढ़ेगा। तो खजूर का एक मर्यादा भी है कि वो अग्निमांद्य वाले रोगियों को नहीं लेनी चाहिए, कि जी अग्निमंद है भूख नहीं लगती है उनको ये नहीं लेना चाहिए। सेम जिसको बार बार प्यास या भूख लगती है उसके लिए औषध हो जाता है खजूर खाना। तो खजूर को औषध के रूप में भी खाया जाता है। पौष्टिक है खजूर और शरीर के लिए बहुत बल देता है, इसके लिए खजूर का सेवन इस ऋतु में यानी कि ठंडी के ऋतु में तो अवश्य करना चाहिए। नंबर 4 पर है छुआरा। छुआरा यानी खारीक होता है। कितने लोग मानते हैं कि खजूर से ही खारीक बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के ट्री अलग अलग होते हैं, दोनों के पेड़ अलग अलग होते हैं और दोनों के गुण भी अलग अलग है। छुआरा जिसको कम वजन है, शक्ति की जरूरत है, उसको छुआरा यानी कि सूखी खारेक आती है उसको खाना चाहिए। और कठिन बहुत होती है, इसके लिए तोड़ नहीं सकते, तो टूटी हुई आती है या हम दूसरे साधनों से तोड़कर उसको थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। उसकी भी मात्रा थोड़ी लेनी है क्योंकि वो भी पचने में भारी है। नंबर 5 पर है अखरोट।
अखरोट का भी ऐसा है कि वो हृदय के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, HDL को बढ़ाता है, यानी कि जो अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वो बढ़ाता है। तो जो हृदय रोगी है, जिसका अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, उसको ये अवश्य खाना चाहिए। और खास करके ब्लॉकेज में तो औषध के जैसा काम करता है, जो उसका ऑयल होता है वो अखरोट आपको लेना चाहिए, 1 या 2, उसको भी चबा चबा कर लेना है। तो इस तरह से आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। वो भी भारी है तो उसको भी थोड़ी मात्रा में लेना है और सुबह सुबह ही लेना है, या फिर जो ये है आधी मात्रा में थोड़ा शाम को ले सकते हैं। दोपहर में सूखे मेवे नहीं खाने, क्योंकि वो समय भोजन का होता है, लेकिन आदर्श समय तो सुबह का ही है। तो सुबह में थोड़ा अखरोट आप खा सकते हैं। उसके बाद आता है पिस्ता। पिस्ता भी इतना भारी नहीं है, लेकिन पिस्ता भी बलीय और पौष्टिक है। तो पिस्ता थोड़ा सुबह सुबह आप ले सकते हैं। उसके भी गुण सभी जो सूखे मेवे है उसी तरह का पिस्ता का भी गुण होता है। वो भी बल प्रदान करता है और वो भी शक्तिदायक है। और अंतिम बात रही जो पूर्ण वर्ष भर खा सकते हैं, केवल ठंड में नहीं, वो है मुनक्का, यानी कि काली द्राक्ष। काली द्राक्ष तो आपने देखी होगी, लेकिन उसका एक सूखे मेवे के साथ का एक विलक्षण गुण है, वो है पित्त शमन का। तो जिसको भी पीलिया हुआ हो, पित्त विकृत हो गया हो, और उसके बाद यदि वो मुनक्का का सेवन करते हैं, मुंह में छाले पड़ रहे हो, अंदर गर्मी हो, अंदर किसी भी प्रकार के गर्मी के रोग हो, तो उसके लिए मुनक्का है वो बहुत ही अच्छी औषधि है। कैसे लेना है उसको बादाम की तरह ही रात को 5-7 मुनक्का या 10 तक मुनक्का पानी में भिगो देना है, और सुबह सुबह होते होते वो फूल जाएगा। तो उसको क्रश कर देना है पानी के साथ, और एक प्रकार का प्रवाही बन गया वो। अब उसको छान कर उसको ले लेना है। वो आपके लिए एक प्रकार का शरबत या एक प्रकार का औषध बन गया। उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि जो छाले पड़ते हैं जो इसमें होजरी में, यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ग्रहणी नाम का या संग्रहणी नाम का रोग होगा, उसमें मुंह में छाले पड़ना, एसिडिटी होना, गर्मी के रोग होना, बाल सफेद होना, आंख लाल होना, ये सारे के सारे रोगों में ये जो मुनक्का है वो एक श्रेष्ठ औषध है। और केवल ठंड में नहीं, अभी तो पूरा साल इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो ये हमने आज देखा कि ये जो 7 सूखे मेवे रोज के जीवन में उपयोग करते हैं, तो उसको आप ठंड में विशेष उपयोग करेंगे, खास करके बच्चों को कराएंगे, तो पूरे साल भर की शक्ति बनी रहेगी। और खास मैंने कहा वो ज्यादा मात्रा में लेने जरूरी नहीं है, लेकिन उसको उसके गुण जानकर मात्रा में योग्य काल पर लेने जरूरी है। तो इतना आप देखेंगे कि योग्य काल यानी कि सुबह का काल, सुबह के काल में ले लिया चबा चबा कर, उसके बाद दूध वगैरह लिया, उसका श्रेष्ठ अनुपान दूध भी है, तो दूध ले लिया तो बहुत ही असर होती है, क्योंकि आयुर्वेद में अनुपान का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो आप इतना जानकर मेवा लेंगे तो पूर्ण शरीर को प्रोटीन से लेकर सभी पोषक तत्व की पूर्ति होगी, और बच्चे का ग्रोथ बढ़ेगा। बच्चे के जो अभी कुपोषण की समस्याएं बच्चों में बढ़ रही है, तो वो जो जंक फूड फास्ट फूड को छोड़कर इस प्रकार का फूड खाएंगे तो बच्चों के पोषण की समस्या नहीं रहेगी। और खास करके ये पोषण से ही उसका मस्तिष्क का पोषण होगा, और वो आगे बुद्धि मेधा स्मृति को भी उसमें लाभ हो जाएगा। तो ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी पार्ट था जो आजकल हम भूल गए हैं। वो था सूखा मेवा का विज्ञान, यानी कि उसको किस तरह से खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, और खाते वक्त क्या ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं ये बात की, अभी और भी वीडियो में हम ऐसी माहिती आपको देते रहेंगे, ताकि आप आयुर्वेद के शास्त्र को समझकर उसका प्रसार प्रचार करके भगवान धन्वंतरी के सेवा कार्य का पुण्य का लाभ प्राप्त कर सके। नमस्कार।